गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था 10th क्लास में महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप की जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसमें हल्दी घाटी का युद्ध। अब देखिए कि हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर अपन लोगों ने पहले हो गया था कि 18 जून 1576 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किसके मध्य लड़ा जा रहा था? ये मान सिंह के, जो मुगल सेना का सेनापति था, और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में लड़ा जा रहा था। पीछे की कक्षा में मैंने इससे संबंधित जो हाथियों का युद्ध था उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी थी कि मुगलों की तरफ से गजराज और गजमुक्ता 2 हाथी थे, और प्रताप की तरफ से राम प्रसाद व लूणा 2 हाथी थे। हाथियों के युद्ध होते आपस में, यानी किस तरह से होते कि हाथी की सूंड पर, उनकी पूंछ पर तलवार वगैरह ऐसे बांध दी जाती थी, और फिर हाथी जो है जैसे पूंछ को और ये सूंड को हिलाता, आगे पीछे की जो शत्रु सेना के सैनिक थे वो इससे मर जाते। तो इस तरह से ये हम लोगों ने पीछे पड़ा था, और राम प्रसाद का महावत मारा जाता है, और जो अकबर की सेना है, अकबर के जो सैनिक है उसे पकड़ लेते हैं, उसका नाम क्या कर देते हैं? पीर प्रसाद कर देते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर महाराणा प्रताप की जो नजर है वो किस पर पड़ती है? मान सिंह पर पड़ती है। और मान सिंह जो है वो कौन से हाथी पर बैठा हुआ था? तो उस हाथी का नाम है मर्दाना। इसे दोनों ही स्थिति में हम लिख सकते हैं। तो मान सिंह जो है वो मर्दाना हाथी पर, हाथी मर्दाना हाथी का नाम है, ये हाथी पर बैठा हुआ था। और प्रताप की नजर जब मान सिंह पर पड़ती है तो वो क्या करता है? अपना जो घोड़ा चेतक होता है, महाराणा प्रताप का के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। तो वो अपना जो घोड़ा है वो मान सिंह के हाथी की तरफ क्या करते हैं? दौड़ाते हैं। और यहाँ पर चेतक जो है वो अपनी टांगों से, दोनों टांगों से, जो मान सिंह है उसके जो हाथी के ऊपर एक होदा लगा रहता है जिस पर मान सिंह बैठा रहता है, और उस पर क्या करता है? छलांग लगाता है। और इस चक्कर के कारण जो मान सिंह का महावत होता है हाथी का, वो मारा जाता है। परंतु जो चेतक की टांग है वो हाथी की सूंड में लगी हुई तलवार के कारण क्या होती है? कट जाती है। चेतक घायल हो जाता है। ये स्थिति देखकर छोटी सादड़ी का झाला मन्ना, जो यहाँ पर चेतक की तरफ, प्रताप की तरफ से क्या कर रहा था? लड़ रहा था। सॉरी, बड़ी सादड़ी स्थान है इसका था झाला मन्ना। झाला मन्ना प्रताप के पास आता है। ये स्थिति देखकर, क्या स्थिति देखकर? कि जो चेतक की टांग है वो हाथी की सूंड में लगी हुई तलवार से कट जाती है, चेतक घायल हो जाता है। यह देखकर बड़ी सादड़ी का झाला मन्ना प्रताप के पास आता है, और प्रताप को ये कहता है कि आपका ये जो राज चिन्ह है, यानी जो राज चिन्ह मुकुट है, ये मुझे दे दीजिए और आप इस युद्ध क्षेत्र से बाहर चले जाइए। इस प्रकार वो झाला मन्ना जो है वो प्रताप का जो राज चिन्ह है वो लेकर स्वयं पहन लेता है, और जो मुगलों की सेना है वो ये सोचती है कि ये प्रताप है और उसके साथ युद्ध करती है, और इस कारण जो झाला मन्ना है वो वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इधर प्रताप जो है वो घायल अवस्था में चेतक को लेकर युद्ध क्षेत्र से बाहर जाते हैं, और बलीचा नामक स्थान पर, बलीचा गांव में एक बरसाती बड़े नाले को पार करने के बाद में कहते हैं कि घायल अवस्था में भी चेतक ने एक ही छलांग में उस बरसाती नाले को पार किया था, और वहां पर वो घायल होकर गिर जाता है पेड़ के नीचे, और वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। महाराणा प्रताप जो किसी भी परिस्थिति में घबराने वाले नहीं थे, किसी भी परिस्थिति में आंसू बहाने वाले नहीं थे। कहते हैं कि चेतक की मृत्यु पर स्वतः ही उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। और वहीं पर बलीचा नामक गांव में चेतक की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। ये प्रश्न आ सकता है कि जो चेतक की छतरी है वो कहां पर बनी हुई है? तो चेतक की छतरी बलीचा नामक गांव के पास बनी हुई है। ये तो प्रताप की कहानी चलती है। इधर हम बात करते
करते हैं प्रताप के एक सौतेले भाई शक्ति सिंह की। ये जो उदय सिंह की अन्य रानी थी, यानी बड़ी रानी थी जयवंताबाई, जिनका प्रताप पुत्र था। बाकी रानियों में एक तो जगमाल था धीरबाई का पुत्र, और दूसरी रानी का पुत्र था शक्ति सिंह, जो अपने पिता से नाराज होकर अकबर यानी मुगलों की शरण में चला जाता है। यहाँ पर शक्ति सिंह जो है वो प्रताप के पास आता है और उसे संबोधन करता है, क्या? ओ नीले घोड़े के असवार, ओ नीले घोड़े के असवार। यहाँ पर नीले घोड़े के असवार प्रताप के लिए कहता है, वो शक्ति सिंह कहता है ये बात, और शक्ति सिंह प्रताप का सौतेला भाई है। वो कहता है कि ओ नीले घोड़े के असवार, और इस तरह से वो अपनी जितनी भी गलतियां होती है उन गलतियों की महाराणा प्रताप से माफी मांगता है, और अपना जो घोड़ा है वो किसको प्रदान कर देता है? महाराणा प्रताप को दे देता है। ये सारी जो घटनाक्रम है वो किसमें वर्णित है? ये अमर काव्य वंशावली, ये दो नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, अमर काव्य वंशावली व दूसरा है राज प्रशस्ति, दूसरा है राज प्रशस्ति। इन दोनों ही ग्रंथ अमर काव्य वंशावली व राज प्रशस्ति में यह बात लिखी हुई है, कौन सी? कि शक्ति सिंह के द्वारा अपना जो घोड़ा है वो किसको दिया गया? प्रताप को दिया गया, और शक्ति सिंह के द्वारा प्रताप को क्या संबोधन किया गया? ओ नीले घोड़े के असवार संबोधन किया गया। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक जो है रणछोड़ भट्ट, इसकी जो रचना की थी वो किसके द्वारा की गई थी? रणछोड़ भट्ट। तो ये आपको बात लिखनी है। एक तो आपको लिखना है कि मानसिंह के हाथी का नाम क्या था नोट्स में, तो मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? मर्दाना था। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। महाराणा प्रताप का युद्ध में राज चिन्ह किसने लिया था? वो लिया था बड़ी सादड़ी का झाला मन्ना। इसके बाद में आता है चेतक की जो छतरी है वो कौन से गांव में बनी हुई है? तो चेतक की छतरी बनी हुई है बलीचा नामक गांव में। और नीले घोड़े के असवार किसे कहा गया है? प्रताप को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? उसके सौतेले भाई शक्ति सिंह के द्वारा कहा गया है। और इन सब का उल्लेख अमर वंशावली व राज प्रशस्ति में किया गया है। आपसे इसका नाम पूछा जा सकता है कि राज प्रशस्ति के लेखक कौन है, किस विद्वान के द्वारा इसकी रचना की गई है? तो वो विद्वान जो है वो है रणछोड़ भट्ट। तो इस तरह से हमने जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो एक तरह से कंप्लीट हो गया है। अब युद्ध के बाद में जो परिणाम आते हैं उन परिणामों की मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो अनिर्णित युद्ध माना जाता है इसको। कहीं पर यह उल्लेख मिलता है कि मुगलों की सेना विजय हुई, और कहीं पर यह भी है कि प्रताप की सेना इसमें विजय हुई। यानी हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो अनिर्णित युद्ध है। और इस अनिर्णित युद्ध के पीछे कौन से ऐसे मापदंड है, ये प्रमाण कौन से है कि जिनके आधार पर ये कहा गया है कि ये अनिर्णित युद्ध रहा, यानी किसी के पक्ष में भी ये नहीं रहा, पता नहीं चला कि इसमें विजय कौन हुआ और पराजित कौन हुआ। सबसे पहले अकबर का उद्देश्य महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ना था, मुगल दरबार में खड़ा करना या मार देना, और उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला देना था। यानी अकबर का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ। न तो वो प्रताप को पकड़ सका, न उसे मार सका, और न मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिला सका। तो ये इस बात का प्रमाण है कि मुगलों की सेना थी वो विजयी नहीं हुई थी। दूसरा जो बात है इसके अंतर्गत वो है कि मुगलों की सेना की विजय प्रमाणित नहीं होती है, क्योंकि अकबर के द्वारा मान सिंह व आशफ खां के प्रति नाराजगी जताई गई, जिनमें उनकी ड्यूटी बंद कर दी। पहला प्रमाण मिलता है अकबर के द्वारा। यानी हम ये क्या कर रहे हैं, कौन से प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं कि ऐसे कौन से दो प्रमाण हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि मुगलों की सेना पराजित हुई थी। देखिए नई वाली किताब में ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। यानी पेज नंबर अगर मैं 31 की बात करती हूँ तो नई वाली जो किताब है उनमें से ये रणछोड़ भट्ट के बाद का जो पैराग्राफ है वो हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी आप लोगों को ये जानकारी देना जरूरी है कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ और किस तरह से निर्णय लिया गया। तो ये युद्ध जो है वो अनिर्णित युद्ध था। तो इस बात का प्रमाण अपने पास क्या है कि अकबर के द्वारा मान सिंह
व आसफ खां, आसफ खां के प्रति क्या, प्रति नाराजगी दिखाई गई, यानी वो उनसे नाराजगी दिखाई गई, जिनमें नाराजगी दिखाई दी। वह अकबर ने क्या किया, मानसिंह व आसफ खां की ड्योढ़ी बंद कर दी, वह उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। अब यहाँ पर ये जो ड्योढ़ी शब्द आया है उसका अर्थ क्या है, दरबार में आना, दरबार में आने पर रोक लगा दी। तो हमें क्या प्रमाण मिलता है कि अकबर के द्वारा मानसिंह व आसफ खां के प्रति क्या दिखाई दर्शाई गई, नाराजगी दर्शाई गई और उन दोनों को पर ड्योढ़ी लगा दी। यानी ड्योढ़ी का मतलब क्या होता है, उन दोनों का दरबार में आना बंद कर दिया। अगर वो विजयी होते, अगर मानसिंह जीत जाता, उसका सहयोगी आसफ खां, मतलब मुगलों की जो सेना थी वो जीत जाती, तो अकबर के द्वारा नाराजगी क्यों दर्शाई जाती, बल्कि उनका प्रशंसा की जाती, उनको पुरस्कार दिया जाता। परंतु यहाँ पर तो उल्टा काम हो रहा है, उनको दरबार में आने पर ही लोग रोक लगा दी। इसके साथ साथ जो मुगलों की सेना थी, मुगलों की सेना थी, दूसरा जो प्रमाण वो देखिए क्या है, मुगलों की सेना का, मुगलों की सेना का मेवाड़ से भयभीत होकर भागना। ये जो दो प्रमाण मिलते हैं, ये दो प्रमाण हमें किस बात का इशारा करते हैं, ये ऐसे कहते हैं कि इन दोनों ही प्रमाणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो अनिर्णित युद्ध था। तो ये प्रश्न हालांकि हटाया गया है आपके टॉपिक से, वैसे आप चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो रहने दे सकते हो कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो अनिर्णित युद्ध था, इसके पक्ष में दो प्रमाण दीजिए। तो ये दोनों ही प्रमाण हमारे पास आते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये युद्ध जो है वो अनिर्णित युद्ध था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अकबर है उसका उद्देश्य क्या था, प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना, यानी मारना या उसे पकड़ना, इन दोनों में ही वो असफल हो जाता है। परंतु 1576 के बाद में भी वो अपने अभियान जारी रखता है प्रताप को पकड़ने के लिए, और बारी बारी से अलग अलग लोगों को वहां प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो मैं आपको वो सारी डिटेल लिखवा रही हूँ कि किस किस को कब कब भेजा, आपको खुद को वो करना है। देखिए सबसे पहले हम करते हैं पहला, यानी प्रताप को पकड़ने के लिए हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी अकबर ने किस किस को अभियान पर भेजा प्रताप को पकड़ने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो वो आता है शाहबाज खां। सबसे पहले शाहबाज खां, और शाहबाज खां को कब से कब तक भेजा, 1577 से लेकर 1577, 78, 79। किन्हीं किताब में प्रॉब्लम हो सकती है, दिया हुआ है तो 3 बार आक्रमण किया था उसने 1577 से लेकर 1500, एक बार आप 78 कीजिए, इसमें मैं करेक्शन करके और लिखवाऊंगी, मैं थोड़ा सा और देख लूं, क्योंकि कहीं पर इसके 3 बार आक्रमण मिलते हैं तो कहीं पर इनके 2 बार भी आक्रमण मिलते हैं, तो मुझे एक बार देखना है। एक बार आप डेट लिखिए, आगे की कक्षा में करेक्शन होगा तो मैं बिल्कुल करवा दूंगी। शाहबाज खां ने भेजा था। दूसरी बार अकबर के द्वारा किसको भेजा गया था, दूसरी बार भेजा गया था 1580 में अब्दुल रहीम खाने खाना। ये था ना अब्दुल रहीम, ये 1580 में भेजा गया था। यानी जितने भी अभियान अकबर के द्वारा भेजे गए थे वो एक भी सफल नहीं हुए थे। इसको रहीम ऐसे कीजिए, अब्दुल रहीम खाने खाना, ऐसे लिखिए इसको पूरा। किताब में भी अब्दुल दिया हुआ है, ये अब्दुल रहीम खाने खाने की करना आपको। और ये कब आया था, ये आया था 1580 में,
अब्दुल रहीम खाने खाना 1580 में आया था अकबर पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो प्रताप का जो पुत्र है अमर सिंह, वो क्या करता है, अब्दुल रहीम और उसके पूरे परिवार को बंदी बना लेता है, परंतु बाद में प्रताप के कहने पर उनको छोड़ भी देता है। तो दूसरी बार जो अभियान पर आया था वो 1580 में कौन आया, अब्दुल रहीम खाने खाना। तीसरी बार प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा गया भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाहा को। जगन्नाथ कछवाहा को भेजा गया और ये था 1584 ईस्वी में। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इन सारे ही अभियानों में प्रताप को पकड़ने में ये सब जो थे वो असफल रहे। अकबर के द्वारा शाहबाज खां को भेजा गया, अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा गया, जगन्नाथ कछवाहा को भेजा गया। ये सारे अभियान कब के थे, 1576 यानी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद के थे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी प्रताप को पकड़ने के लिए अभियान जारी रहे अकबर के द्वारा। और पहले शाहबाज खां, फिर जगन्नाथ कछवाहा, अब्दुल रहीम खाने खाना, और ये सारे जो थे वो असफल थे प्रताप को पकड़ने में। और कहते हैं कि 1584 के बाद में अकबर ने प्रताप को पकड़ने के लिए कोई अभियान ही नहीं भेजा। मुझे शायद ये समझ में आ गया था कि मैं किसी भी स्थिति में प्रताप को पकड़ नहीं पाऊंगा। इधर महाराणा प्रताप की देखिए स्थिति क्या थी, उन्होंने अपनी राजधानी जो है वो चावंड को बनाया। चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। प्रताप ने चावंड को अपनी संकटकालीन राजधानी बनाया। यानी प्रताप के जो अभियानों को अकबर के अभियानों को असफल करने के बाद में प्रताप जो है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहा और चावंड को उन्होंने अपनी संकटकालीन राजधानी बनाया। एक नंबर के प्रश्न में आ सकता है कि प्रताप ने अपनी संकटकालीन राजधानी किसको बनाया, तो वो थी चावंड। और ये आपको तीनों ही पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट क्या रहेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में अकबर के द्वारा प्रताप को पकड़ने के लिए, उस पर आक्रमण करने के लिए कौन कौन से दल भेजे या किस किस को भेजा गया, तो ये आपको पॉइंट्स में करने हैं। अब यहाँ पर घटना देखिए 1597 की। 1597 ईस्वी में कहते हैं कि धनुष पर प्रत्यंतर चढ़ाते वक्त महाराणा प्रताप के चोट लग जाती है और फिर वो जो घाव है वो बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है। और 19 जनवरी 1597 ईस्वी को प्रताप की चावंड में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 19 जनवरी 1597 को होती कैसे है, धनुष पर प्रत्यंतर चढ़ाते वक्त उनकी चोट लगती है, घाव गहरा होता है और 19 जनवरी 1597 ईस्वी को प्रताप की चावंड में ही मृत्यु हो जाती है। कहते हैं ये समाचार जब यहाँ पर अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने आश्चर्य से अपने मुंह में उंगली डाल दी, डालकर दबाई, क्योंकि वो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी प्रताप का मारा जाना। और अकबर के जो दरबार में दुरसा आडा था, उस दुरसा आडा ने यह प्रताप की जो प्रशंसा की अकबर के सामने, वो क्या कहकर की कि अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी गहलोत राण जीते गयो दसन मुद रसना उसी निसास मुख मरिया नयन ते मृत शाह प्रताप सिंह। अरे प्रताप, तेरी मृत्यु पर बादशाह ने खुद ने दांतों तले अपनी उंगली दबाई है, जीभ दबाई है और एक लंबी सांस लेकर आंसू टपकाए हैं। तूने अपने जीते जी न तो अपने घोड़े को शत्रु के हाथों में पड़ने दिया, न उसे दगवाया और न अपनी पगड़ी किसी के सामने झुकाई। ये किसके द्वारा कहा गया था, दुरसा आडा के द्वारा कहा गया था, जो जब समाचार प्रताप की मृत्यु का अकबर के दरबार में पहुंचा तब दुरसा आडा के द्वारा प्रताप की प्रशंसा में ये कहा गया कि आज तेरी मृत्यु का समाचार सुनकर खुद बादशाह अकबर भी
अपनी जीभ को दांतों के नीचे उन्होंने दबाया। गहरी सांस लेकर उनकी आंखों में आंसू भी आए, क्योंकि तूने अपने जीते जी न तो अपने घोड़े को कभी किसी से दगवाया और न ही अपनी पगड़ी को किसी के हमने झुकने दिया। इस तरह से पूरा हल्दी घाटी का जो घटनाक्रम है वो आपके सामने आता है। महत्वपूर्ण बातें मैंने बीच में आपको बता दी है जो जो आपको लिखनी है। अपना जो नेक्स्ट बिंदु रहेगा वो रहेगा राव चंद्रसेन। तो अब आपको हल्दी घाटी का युद्ध कंप्लीट करना है। नेक्स्ट कक्षा में हम चंद्रसेन का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।